हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS एंड PCS। तो दोस्तों, मेंस का जो हमारा सिलेबस है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का, उसके अंदर इंडियन सोसाइटी की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग इंडियन सोसाइटी का जो सिलेबस का पहला पॉइंट है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उसको हम लोग कवर कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर्स तक अभी तक हम लोग ये वाली बात कर चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इंडियन सोसाइटी की, और इसका एक हमने इंट्रोडक्शन देखा था छोटा सा। ठीक है, अब हम दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं, विच इज़ सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसके अंदर जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, कुछ प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इंडियन सोसाइटी की हमने देखी थी, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक मैक्रो लेवल से इंडियन सोसाइटी का एक आउटलुक जो है अगर वो देखा जाए, तो उसके अंदर प्रोमिनेंट क्या क्या पहचान जो है भारत के समाज की और सामाजिक व्यवस्था की हमें देखने को मिलती है, ये थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अबाउट सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारत की सोसाइटी के कुछ प्रमुख जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कास्ट सिस्टम। भारत के अंदर कास्ट सिस्टम की प्रोमिनेंस और रेलेवेंस इग्नोर नहीं करी जा सकती है। कास्ट सिस्टम जो है भारत की सोसाइटी की एक पहचान है और उसका एक प्रमुख हिस्सा है। देखो, जब भी आप ये बात करते हो ना शब्द की, कास्ट की, हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। और लेकिन अगर आप इंडियन सोसाइटी के क्लास 12 के जो सोशियोलॉजी की जो दो NCERTs हैं, अगर आप उसकी डिस्कशन को देखोगे, और स्पेशली उस बुक की जिसका एक बुक का नाम है इंडियन सोसाइटी, तो आपको ये पता लगेगा कि दो शब्द होते थे। एक होता था, पुराने ज़माने के अंदर दो शब्द होते थे, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कास्ट शब्द का बेसिकली जो बर्थ है वो हुआ कैसे। एक होता था जाति और दूसरा वर्ण। अब आप जानते हो कि ये जो पहचान है जाति और वर्ण की, ये तो हो जाता है कि चार कैटेगरीज के अंदर जो हैं वो सामाजिक लोगों को उसके अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। और चार वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण के अंदर यानी कि आपको एक ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, विच इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर वर्ण। कि जो ब्राह्मण्स होंगे वो क्या होंगे? प्रीस्ट होंगे, ऑक्यूपेशन एस्पेक्ट। क्षत्रियों का ऑक्यूपेशन एस्पेक्ट क्या? ये वॉरियर्स होंगे। वैश्यों का क्या? ये वेल्थ जनरेट करेंगे, मर्चेंट्स होंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देंगे। और शूद्र कौन? जो बाकी तीनों को सर्व करेंगे। तो वर्ण जो है वो काफी पुराना कंसेप्ट था, काफी ज्यादा पुराना। जाति शब्द की रेलेवेंस ना लगभग 8th सेंचुरी AD में आना शुरू होती है, जब ये माना जाने लगा कि बर्थ की बेसिस पर कुछ लोगों की कैटेगराइजेशन होनी चाहिए, और उसके बाद उनके प्रोमिनेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बर्थ के बेसिस पे ही घोषित होने लगे। अब हुआ क्या, आगे चलकर ये जो दो चीजें हैं, वर्ण का कंसेप्ट और जाति का कंसेप्ट, ये एक प्रकार से अमेलगमेट होने लगा।
जैसे जब शुरुआती दौर पर आपको वर्णा का कंसेप्ट, जब हिस्टोरिकल रूट में अगर आप उसको देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो था डिवीजन सोसाइटी के अंदर, ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये शुरुआती दौर में बर्थ के बेसिस पर डिवीजन नहीं होती थी ऐसी। आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हो कि ऐसा कभी भी नहीं था शुरुआती दिनों के अंदर, जब वर्णा का कंसेप्ट आया भी, कि एक जो क्षत्रिय है अगर वो एक वॉरियर है तो उसका बेटा भी एक क्षत्रिय ही होगा, यानी कि एक वॉरियर होगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेहनत से, अपनी काबिलियत से इस सोशल रंग को, इस सोशल स्टेटस को पाया जाता था। बाद में ये चीज़ें जो हैं वो हेरिडिटरी और बर्थ के बेसिस पर मानी जाने लगी। तो वहाँ से कंसेप्ट का बर्थ होता है जाति का। और जाति जो है अल्टीमेटली इट गॉट एसोसिएटेड विथ कास्ट। ठीक है। तो जो कास्ट है, हम कास्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हालांकि देखो ये एक वेग टर्म होती है, लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों की, एक कास्ट है, आपकी एक कास्ट है, मेरी एक कास्ट है, तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों आप लोग ये याद रखना, ये जो कास्ट सिस्टम है ना, वैसे तो बोल दिया जाता है कि भारत के समाज की ये एक प्रोमिनेंट एक पहचान है, उसका एक सेलिएंट फीचर है। लेकिन ये जो कास्ट सिस्टम है ना, अब भारत के समाज के अंदर तो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन कास्ट सिस्टम का बर्थ, इसका ओरिजिन, इसका रूट, इसका एग्जिस्टेंस और आज के समय में भी इसकी प्रोमिनेंस, इट इज ओनली एंड ओनली एसोसिएटेड विथ हिंदुज्म। इसी के साथ इसकी सिर्फ एसोसिएशन है ज़्यादातर, क्योंकि बाकी सारे धर्मों के अंदर ये जो कास्ट सिस्टम वाला जो एस्पेक्ट है ये मिसिंग होता है। शुरुआत ही इसकी हिंदू धर्म से हुई थी, प्रचलित भी ये वहीं पर हुआ, और पास्ट से लेकर आज तक जो खींचा चला हुआ आ रहा है और सेलिएंट फीचर बन गया इंडियन सोसाइटी का, तो ये हिंदुज्म के साथ ही एसोसिएटेड है। तो कास्ट जो है इट इज डिफाइंड एज हेरिडिटरी एंड एंडोगेमस ग्रुप। एक तो यहां पर हेरिडिटरी नेचर होता है, और एंडोगेमस का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने विद इन द ग्रुप या विद इन द कम्युनिटी, यानी कि जिन लोगों को आप अपना मान रहे हो ना, आप उनको अपने एक ग्रुप या कम्युनिटी की तरह ट्रीट करते हो, अपना जैसा आप उनको समझते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम किसी चीज को एंडोगेमस बोलते हैं, तो आप ना मैरिज जो है इसी दायरे के अंदर रहकर करते हो, उन्हीं लोगों से करते हो, या फिर उन्हीं लोगों से करवाते हो अपने बच्चों की शादियां। अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजना, या फिर अपनी बेटी के लिए ऐसे घर से दामाद लेकर आना, जो ऐसी कम्युनिटी, ऐसा ग्रुप हो जिसको आप अपने जैसा समझते हो। आपको जब भी लगता है कि उनके फीचर्स जो हैं वो आपके ग्रुप के फीचर्स के साथ मैच करते हैं, तो वो होता है एक एंडोगेमस ग्रुप। तो कास्ट जो है वो एक हेरिडिटरी एंडोगेमस ग्रुप होता है, जिसका एक कॉमन नाम हो। कास्ट का कॉमन नाम होता है ना, जो पर्सन कहता है मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूं। एक कॉमन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआती दिनों में जब ये कंसेप्ट डेवलप हुआ था वर्णा, तो वहाँ पर बर्थ का कोई ज़्यादा बेसिस नहीं था, लेकिन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ज़रूर था इन सब चीज़ों का।
तो कास्ट में भी एक कॉमन ऑक्यूपेशन, कॉमन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के बारे में बात करी जाती है। कॉमन कल्चर हो, एंड रिलेटिवली एज कंपेयर टू अदर थिंग्स देयर शुड बी रिजिडिटी इन मैटर्स ऑफ मोबिलिटी। इसका मतलब क्या है? आपकी कास्ट ना काफी रिजिड होती है, इतनी आसानी से यू कैनॉट एडॉप्ट मोबिलिटी, यानी कि आप कास्ट ए में अभी आप हो और इसको छोड़कर आराम से आप कास्ट बी की तरफ मूव कर जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी आसानी से नहीं हो सकता। अब प्राची, जैसे आप मुझे बताओ, अगर आपको अपनी कास्ट जो है वो चेंज करनी है, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि जिसको अपन कास्ट कहते हैं वही कास्ट है, कि आपकी कास्ट है मौर्य, राइट, है ना। अब आपको अगर अपनी कास्ट चेंज करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, अगर ये छोड़नी, जैसे चेंज करनी है, रिजिडिटी है लेकिन फिक्स थोड़ी ना है, चेंज नहीं हो सकती क्या? गुड। शादी करके, मैरिज एक ऐसा माध्यम होता है जिसके थ्रू आप अपनी कास्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपनी कास्ट को चेंज कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, प्राची ने दोस्तों हमारे सामने अभी एक आंसर दिया कि मैरिज करके वो ये कास्ट चेंज कर लेगी, लेकिन मर्दों के साथ ऐसा होगा क्या? भारत समाज के अंदर शादी के बाद अपना सरनेम, अपना कास्ट, ये सब अपना कौन बदलता है? एक लड़का या लड़की? लड़कियां ही बदलती है ना, ये तो एक्सेप्टेबल फैक्ट है, इसको तो चेंज नहीं करा जा सकता ना, ये हमारी समाज की पहचान है कि नहीं है, हाँ या ना? सही और गलत की बात नहीं हो रही अभी यहाँ पर, जो चीज़ सही, जो चीज़ फिक्स है वो तो फिक्स ही है ना, यही होता है ना। अब मेरा सवाल ये है कि अगर किसी मेल मेंबर को अगर अपनी कास्ट चेंज करनी हो तो वो क्या करे, ये बताओ मुझे। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एक मेल मेंबर कास्ट अपनी चेंज करेगा ही क्यों? हो सकता है ना एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ एक टैग लगाओ कि उसको बहुत समाज में छोटा समझा जाता हो, उसका डिस्मिशन करी जाती हो, वहाँ के लोगों से जो है मैनुअल स्केवेंजिंग कराई जाती हो, उस कास्ट के साथ कुछ पर्टिकुलर टैग एसोसिएटेड हो कि ये जो कास्ट है ये सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में सबसे नीचे आती है, ऐसा हो सकता है ना। और उस कास्ट के साथ एसोसिएटेड कुछ मर्द हो सकते हैं, है ना। आप समझ गए वो क्यों करना, चेंज करना चाहेंगे अपनी कास्ट? तो मुझे मर्दों के जीवन में एक माध्यम बताओ जिससे वो कास्ट चेंज कर सकते हैं। शाबाश, संस्कृताइजेशन। और संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट क्या कहता है? वैसे हम ये पढ़ेंगे, आएगा हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में। ये रहा संस्कृताइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, टॉपिक ही यही है, तो उसके अंदर पहला पॉइंट यही है, संस्कृताइजेशन। जब आपको ये लगता है ना कि आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आपके कास्ट, आपकी जो कास्ट है उसके साथ एसोसिएटेड समाज के अंदर जो टैग हैं, वो टैग ऐसे हैं कि आप सोशल लेडर में, सोशल स्टेटस में कभी राइज ही नहीं कर सकते हो। आपके परदादा जो है वो समाज के अंदर मिलियन काम करते थे, मतलब छोटे तबके का काम करते थे, आपको भी वही मिलियन काम करने पड़ते हैं, और आने वाली जनरेशन भी हो सकता है वही करे। आपको एक पर्टिकुलर जगह के अंदर अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ता है, छुआछूत होता है आपके साथ, आपके घर परिवारों के साथ। तो ये चीज़ मानसिक रूप से आपको इतना थका देगी, इतना पका देगी, और आप सोचोगे कि मेरा गुनाह क्या है। तो आप ना, जहाँ पर ये सब चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई समाज का एक दायरा तो होगा ना।
मतलब आप या तो किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते होगे, उधर ऐसी चीज़ प्रैक्टिस होती होगी, आप किसी विलेज एरिया में रहते होगे, उधर ऐसी चीज़ प्रैक्टिस होती होगी, क्योंकि वहाँ पर सब लोग इतने टाइम से आपके आपके घर परिवारों के कास्ट के साथ वाकिफ़ है, रूबरू है वो, कि आपकी ये कास्ट है, और उसके बेसिस पर आपको कुछ टैग दे दिया जाता है, आपके खिलाफ किसी ना किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन होती है, आपका आपके घर परिवार वालों का कुछ एक ऑक्यूपेशन होता है, और आप कभी भी सोशल स्टेटस में आप कभी भी सोशल स्टेटस में ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हो। काफ़ी ज़्यादा जनरेशन निकल गई है, लेकिन आप जो अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना बढ़ाना चाह रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो आप सोचते हो कि मेरे साथ ये सब चीज़ें जो हैं, जो एसोसिएटेड हैं, ये तब तक चेंज नहीं होंगी जब तक मैं अपनी लोकेशन जो है, जो अपना एरिया है, वो चेंज ना कर लूँ। तो पर्सन संस्कृताइजेशन में करता क्या है, मतलब ये प्रोसेस है क्या, संस्कृताइजेशन के अंदर पर्सन जो है, मान लो ये गांव था जिसके अंदर ये सब चीज़ें प्रैक्टिस हो रही थी आपके साथ, तो आपने ये गांव ए को छोड़कर गांव बी में या गांव सी में आप शिफ्ट हो गए। वहां पर तो कोई नहीं जानता आपको। अब आपके दिमाग में ये रहता है बैक ऑफ द माइंड, यार प्रीवियस जगह में ये सब कुछ मेरे साथ होता था, मेरी कास्ट के साथ, मतलब मेरी कास्ट के साथ मैं एसोसिएटेड था, इस वजह से ये सब मेरे साथ होता था कि मेरी कास्ट को एक पर्टिकुलर टैग मिलता था, डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस होती थी, छुआछूत प्रैक्टिस करी जाती थी हमारी कास्ट के खिलाफ, एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन जो है वही हम प्रैक्टिस कर सकते थे, अपने सोशल स्टेटस को कभी नहीं बढ़ा सकते थे। तो अब नई जगह जाकर ना एक ऐसी कास्ट अडॉप्ट कर लेते हो जो कि आपकी ओरिजिनल कास्ट नहीं है, लेकिन आपको जो अपना पास्ट है जीवन का वो याद आ जाता है कि यार मैं दोबारा से वो टैग नहीं चाहता, मैं अपने घर परिवारों के साथ दोबारा से वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देना चाहता, मैं सेम ऑक्यूपेशन में नहीं रहना चाहता, मैं अपना सोशल स्टेटस जो है उसको बढ़ाना चाहता हूँ। तो जब आपको ये लगता है अपने लिए और अपने घर परिवार वालों के लिए, तो आप नई कास्ट अडॉप्ट कर लेते हो सकता है कि हिंदू समाज के अंतर्गत ओरिजिनली आप जिस वर्णा में आते हो आप हो शूद्र, लेकिन आप नई जगह जाकर क्लेम कर रहे हो, आपने अपनी नई आइडेंटिटी अडॉप्ट कर ली कि आप हो ब्राह्मण। अब आपको लगता है इससे इज्जत भी मिलेगी, ठीक है, और जो टैग है अभी तक शूद्रों के साथ एसोसिएटेड वो उतर जाएगा, छुआछूत नहीं होगी, हम जो है सोशल स्टेटस भी अपना बढ़ा सकते हैं, इज्जत भी मिलेगी समाज के अंदर, और सबसे बड़ी बात, अब हमें एक पर्टिकुलरली एक फिक्स ऑक्यूपेशन के अंदर नहीं रहना पड़ेगा। ये होता है सेंसिटाइजेशन। और ऐसे करके इसका सहारा लेके जो मर्द हैं वो अपनी कास्ट को चेंज कर सकते हैं। तो रिलेटिवली रिजिड होती है, लेकिन यहां पर ये तो नहीं लिखा हुआ है कि ऑलवेज रिजिड। रिलेटिवली रिजिड का मतलब होता है कोई भी वर्ड के आगे अगर रिलेटिवली लिखा हो यानी कि काफ़ी हद तक रिजिड होती है। इन मैटर्स ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। तो यानी कि आप अपनी एक कास्ट को छोड़कर दूसरी कास्ट में अगर जाने का सोच रहे हो तो इतना आसान नहीं होता। मैंने आपको दो कॉमन तरीके बताए हैं। एक तरीका मैंने आपको एक औरत की ज़िंदगी का बताया है शादी करके, मर्दों की ज़िंदगी का मैंने एक आपको कॉमन तरीका बताया है, वो है सेंसिटाइजेशन। लेकिन इसके अलावा और भी होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारे डिस्कशन प्रोसीड करेंगे हम और जानेंगे। उसके बाद हर एक कास्ट के साथ एक पर्टिकुलर स्टेटस जो होता है वो अटैच होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया उसका एक सोशल स्टेटस होता है। तो इस सोशल स्टेटस के चलते हर एक कास्ट दूसरी कास्ट से डिस्टिंक्ट होती है, अलग होती है। एंड एक कास्ट के जो लोग हैं दे यूजली फॉर्म अ सिंगल होमोजीनियस कम्युनिटी। वो एक जैसे होते हैं और उनको भी लगता है यस हम एक जैसे हैं, तभी तो वो अपने इसी ग्रुप के अंदर, अपने इसी दायरे के अंदर जिसको वो एक कम्युनिटी के तौर पर समझ रहे हैं, एक सिंगल होमोजीनियस कम्युनिटी मान रहे हैं कि वो भी हमारी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमने पता लगाया उनके बारे में कि उनकी कास्ट और हमारी कास्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तब जाकर कई लोग आज भी भारत समाज के अंदर
अपने घर में अपने बच्चों का जो शादी का प्रपोज़ल है वो लेकर जाते हैं या फिर वो एक्सेप्ट करते हैं, सबसे पहले कास्ट का एस्पेक्ट ज़रूर देखा जाता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कास्ट सिस्टम भारत के अंदर जो है इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद हिंदुज़म, मेनली। और भी रिलीजियस ग्रुप्स में, कम्युनिटीज़ में देखने को मिलता है, लेकिन जितना ये इसका जो रूट है हिंदुज़म के साथ एसोसिएटेड और जितना ये जड़ें अपनी समाया हुआ है विद इन हिंदू सोसाइटी, उतना बाकी धर्मों के साथ इतना कास्ट सिस्टम जो है वो एसोसिएटेड नहीं है। और कास्ट सिस्टम ने हिंदू सोसाइटी को गवर्न करा है फॉर पास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये चीज़ तो आप जानते ही हो हिस्ट्री वगैरह पढ़कर, ठीक है। तो ये है कास्ट की एक परफेक्ट, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, जिसके अंदर उसके सारे फीचर्स जो हैं इस डेफिनेशन के अंदर समा जाते हैं। एक तो नंबर 1 हेरिडिटरी एंडोगैमस ग्रुप होता है, नंबर 2 कॉमन नेम, नंबर 3 कॉमन ऑक्यूपेशन, नंबर 4 कॉमन कल्चर, नंबर 5 रिजिडिटी होना, इतना इजी नहीं होता कि आप मोबिलिटी अपना लोगे, ठीक है। नंबर 6 देयर इज डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ स्टेटस, एंड 7 दे फॉर्म अ सिंगल होमोजीनियस कम्युनिटी। और फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा बात करें तो कास्ट सिस्टम जो है मेनली वो हिंदुज़म के साथ एसोसिएटेड है, और कास्ट सिस्टम हिंदू सोसाइटी को गवर्न करता हुआ है पिछले कई हज़ारों सालों से। तो फीचर्स क्या हैं भारत के अंदर कास्ट सिस्टम के? तो कास्ट सिस्टम जो भारत के अंदर हमें देखने को मिलता है उसके कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। एक है दोस्तों सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। तो यानी कि सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि लोग जो हैं वो सेगमेंट्स में बटे होते हैं इन टर्म्स ऑफ कास्ट। जहां पर कास्ट आ जाता है तो सेगमेंटेशन जो है या फ्रेगमेंटेशन कह लो वो होने लग जाती है, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होने लग जाती है। लोग मतलब जहां पर कास्ट का एंगल आ जाता है तो लोग जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाइन ही करते हैं। फिर स्ट्रक्चर समाज का बन जाता है वर्टिकल, और वर्टिकल जब भी कोई चीज़ बन जाती है तो देखो दोस्तों, एक चीज़ होगी हमेशा टॉप पर और एक चीज़ होगी हमेशा बॉटम पर। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इस पॉइंट पर कोई कहीं पर भी लाई करे, चाहे पर्सन पॉइंट ए पर हो, पॉइंट बी पर हो, पॉइंट सी पर हो, इनमें से किसी भी पॉइंट पर हो, तो वो एक इक्वल स्टेटस वाली पर्सन है। सारे इक्वल हैं यहाँ पर क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लैडर है। लेकिन जहाँ पर बात आती है वर्टिकल लैडर की, तो ये होंगे टॉप पर, ये होंगे बॉटम पर। इनके पास जो टॉप पर होंगे उनके पास ज़्यादा राइट्स होंगे, हो सकता है वो डिसीजन मेकर्स हो, और बॉटम वाले जो हैं वो हो सकता है हर प्रकार के जुल्म को सहन कर रहे हो और उनका सोशल स्टेटस जो है वो कभी भी समाज के अंदर बढ़ ना पाए। तो सेगमेंटल डिवीजन है हमारी सोसाइटी की। इसका मतलब क्या है? कास्ट सिस्टम के अंतर्गत लोग वर्टिकल लैडर पर आते हैं, हॉरिजॉन्टल लैडर पर आते हैं, बताओ? वर्टिकल पर। इसलिए अगला पॉइंट भी इसी के साथ एसोसिएटेड है, हायरार्की। सबसे पहले हम बात करते हैं सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी की। इसका मतलब ये है कि हमारे समाज के अंदर राइटर कह रहे हैं कि देयर इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो कि कास्ट के बेसिस पर देखने को हमें मिलती है। स्ट्रैटिफिकेशन का दोस्तों सिंपल सा मतलब होता है, इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन मेंबरशिप जो है, अगर आपको एक कास्ट ग्रुप की अगर ऑक्यूपाई एक्वायर करनी है तो वो एक्वायर आप कैसे कर सकते हो? बर्थ के बेसिस पर, ठीक है। और इसी बर्थ के बेसिस पर जो लोग हैं उनकी समाज के अंदर कुछ रैंकिंग होती है एज कंपेयर टू अदर कास्ट ग्रुप्स। रैंकिंग इन द सेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉप से लेकर बॉटम तक रैंकिंग होती है। हायरार्की की अगर हम लोग बात करें तो देखो, कास्ट सिस्टम जो है पास्ट में अगर आप जाओगे तो कास्ट सिस्टम जो
कंसेप्ट था, उसने जब गहरी तरीके से जड़ें अपनी और गहरी करना शुरू करी भारत के समाज के अंदर, तो एक कंसेप्ट निकल कर आता है जिसको आगे चलकर नाम दिया गया प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कंसेप्ट। कुछ कास्ट को जो है वो प्योर माना जाने लगा, एक कैटेगरी ये बनी। कुछ कास्ट को पॉल्यूटेड माना जाने लगा। अब जब समाज के अंदर ये जब टर्म्स आने लग जाएं कि ये पवित्र कास्ट है, ये अपवित्र कास्ट है, तो ऑब्वियस ही बात है हायरार्की कभी भी जो है, अब जब वर्ड हायरार्की आ गया तो ऑब्वियस ही बात है टॉप से लेकर बॉटम तक की यहां पर बात हो रही है। हायरार्की वर्ड का मतलब, क्योंकि कभी तो ये तो हो ही नहीं सकता कि एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन हमें देखने को मिल रही है। ये हायरार्की आ गई और वेरियस कास्ट के सोशल स्टेटस में हमें देखने को मिलती है वर्टिकल डिवीजन। हमें देखने को मिलती है वर्टिकल डिवीजन। तो हायरार्की जो है इट इंडिकेट्स दैट अलग अलग जो कास्ट हैं उनको कैटेगराइज करना जब शुरू करा गया ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट लाइक प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी। वैसे जो प्रॉपर जो कहा जाता है ना, इसको जो सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं वो कहते हैं प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कंसेप्ट। तो जस्ट लाइक अ लेडर, जैसे दोस्तों एक सीढ़ी होती है, तो कास्ट जो है दे आर रैंक फ्रॉम हायर टू लोअर पोजीशंस, जैसा कि मैंने आपको पहले यहां पर बनाकर दिखा दिया था, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप। प्योर जो कास्ट हैं दे आर रैंक एट द टॉप, और इम्प्योर जो कास्ट हैं दे आर रैंक एट द बॉटम। तो प्योर कास्ट किनको समझा गया? ब्राह्मण को, क्षत्रियस को और वैश्यस को। शूद्र को समझा गया इम्प्योर कास्ट या पॉल्यूटेड कास्ट। और इसके साथ आपको पता है ना, वर्ण सिस्टम के बाहर एक शूद्र के नीचे भी और ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की बात होती है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो अति शूद्र का नाम सुना आपने, चंडालास, हाँ है ना, है ना। तो ये सारे के सारे जो कास्ट हैं, मतलब जो वर्ण है और उनके साथ एसोसिएटेड जो कास्ट है, उसके बेसिस पर प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो एसोसिएटेड होता है। ठीक है। अब यहां पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कास्ट हायरार्की गॉड्स? क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो वर्ण सिस्टम है, इसके लिए जो ब्राह्मण थे, जो पुजारी थे एंशिएंट पास्ट के अंदर, वो कैसे लोगों के दिमाग में इस कंसेप्ट को सही बैठाते थे कि लोग मान जाएं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सामाजिक व्यवस्था के अंदर किसी को भी यहां पर रहना क्यों पसंद होगा या यहां पर रहना क्यों पसंद होगा? पर्सन विरोध करने लगेगा। वो विरोध ना करे तो ब्राह्मण्स क्या करते थे, वो ना कुछ टेक्स्ट निकालते थे वेदास से, पुराण से, और उसको घुमा फिराकर इस प्रकार से पेश करते थे। उसके अंदर तो लिखी होती थी टफ वाली वैदिक संस्कृत, जो कि किसी के पल्ले नहीं पड़ती थी, किसी को समझ में नहीं आती थी। घुमा फिरा के ऐसे मोल्ड करते थे टेक्स्ट को कि देखो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वेदास में लिखा हुआ है, ये पुराण में लिखा हुआ है, ये उपनिषद में लिखा हुआ है। अगर तुम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे या फिर इसका विरोध करोगे तो हमारा विरोध नहीं कर रहे हो, तुम सामाजिक व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे हो। ये सामाजिक व्यवस्था ईश्वर ने बनाकर भेजी है और इसलिए तुम ईश्वर का विरोध कर रहे हो। इसलिए तो कहा जाता है कि इट इज एसोसिएटेड विद जनरली हिंदुइज्म।
जनरली एंड मेनली इट इज एसोसिएटेड विद हिंदुज्म, क्योंकि टेक्स्ट ही वहाँ के निकाले जाते थे लोगों को, जो उनकी बुद्धि से, उनकी साइकोलॉजी से जो खिलवाड़ करी जाती थी, और उनको बताया जाता था कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथों के अंदर, धार्मिक ग्रंथों के अंदर। तो ये सब कुछ हिंदू टेक्स्ट और हिंदुज्म के साथ एसोसिएटेड था। हाँ, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसा क्या लिखा, ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि कास्ट हियरार्की और ये गॉड्स का स्ट्रक्चर क्यों बना हुआ है? क्योंकि इस वर्ण सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए, इस कास्ट सिस्टम और इसकी हायरार्की को जस्टिफाई करने के लिए एक बात कही जाती थी लोगों से कि जो भगवान मनु है, उनका जो शरीर है वो देखा जाए अगर सर से लेकर पांव तक, तो उसके अंदर जो सेगमेंटल डिवीजन है, वही डिवीजन समाज की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें सर की, तो ऐसा माना गया कि ये एरिया होता है बुद्धि चलाने का एरिया। अगर आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले सकते हो, तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी बनकर रह जाती हैं। ये चलना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा माना गया कि इसको तो ब्राह्मण ही चला सकते हैं। तो इसके साथ एक एसोसिएटेड जो ऑक्यूपेशन था वो था प्रीस का। कि जो ब्राह्मण्स हैं वो प्रीस बनेंगे, पुजारी बनेंगे, और उनका काम होगा वेदास को और दूसरे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाना, लोगों को समझाना। फिर ये जो हाथ हैं, ऐसा माना गया कि भगवान मनु के जो हाथ हैं, इट इज एसोसिएटेड विद स्किल्स ऑफ वॉरियर। तो यहां से वर्ण निकला क्षत्रिय वर्ण, ऑक्यूपेशन वॉरियर क्लास। जो ये पेट वाला हिस्सा है, कमर वाला, इट वॉज एसोसिएटेड विद फूड कल्टीवेशन, ट्रेड। तो यहां से जो है ऐसा माना गया कि व्यापार करने के लिए व्यापारियों की आवश्यकता है, मर्चेंट्स की आवश्यकता है समाज के अंदर, समाज को प्रॉस्पेरिटी की राह पर लेकर जाने के लिए। तो यहां से जो है वर्ण निकलते हैं वैश्यास के, एंड दे आर एसोसिएटेड विद फॉलोइंग ऑक्यूपेशन: फूड कल्टीवेशन, ट्रेड, मर्चेंट्स, ये सब। एंड फाइनली जो पैर हैं, जो कदम हैं, जहाँ ज़मीन टच हो रही है और ज़मीन की गंदगी टच हो रही है, और जो बाकी दिनों को सर्व करेंगे, तो वहां से उत्पन्न हुआ शूद्र वर्ण। और हर प्रकार के मीनियल जो टास्क होते हैं, जो जिसमें मीनियल टास्क को, उन टास्क को कहा जाता है, उन कामों को कहा जाता है
जहाँ पर आपकी कोई इच्छा नहीं होती, आप मजबूरी में वो काम कर रहे होते हो, क्योंकि उसके साथ अ, बड़ी प्रकार की आप कह लो कि बड़े सारे प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या फिर अनटचेबिलिटी और ये सब चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, और आपकी आत्मा गवाही नहीं देती है वो वाला काम करने के लिए, लेकिन फिर भी आप करते हो। ठीक है। तो ब्राह्मण्स, प्रीस एंड एकेडमिक्स के साथ ही एसोसिएटेड थे, इनका ये रोल माना गया। क्षत्रियास वॉरियर्स एंड किंग्स बनेंगे। वैश्यास मर्चेंट्स एंड लैंड ओनर्स। शूद्र जो हैं कॉमनर्स, जो कॉमन लोग हैं, जो पीजेंट्स और सर्वेंट्स। और इसके अलावा अनटचेबल्स, ये आउटकास्ट समझे जाते थे, आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम। ये सड़कें जो सड़कों पे झाड़ू मारने के लिए जो लोग आते थे वो, और लेटरिन को जो क्लीन करते थे वो, इनको हम लोग चंडालस और अतिशूद्र के नाम से भी जानते हैं एंशंट पास के अंदर। फिर कास्ट सिस्टम के साथ और क्या एसोसिएटेड फीचर्स हैं? सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज। बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर आपके ऊपर बंदिशें लग जाती हैं अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट से अगर बिलोंग करते हो। तो इट कंप्राइज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट। जैसे आप जानते हो कि एंशिएंट पास्ट में शूद्रों के साथ कैसा ट्रीटमेंट करा जाता था कि ये किसी को छू नहीं सकते हैं। इवन दोपहर में जैसे गली मोहल्ले से गुजर रहे हैं, कुछ भी कचड़ पट्टी उठाने को, तो इनको ड्रम स्टिक्स, लकड़ी के 2 टुकड़े या फिर एक थाली बजाती हुई आने पड़ती थी, ताकि सब लोग समझ जाएं कि एक शूद्र पर्सन जो है वो आ रहा है, एक अनटचेबल जो कोई पर्सन है वो आ रहा है। ये वेदास के जो टेक्स्ट है उनको नहीं पढ़ सकते थे, ये वेदास के मंत्रों को नहीं सुन सकते थे, अदरवाइज गरम गरम शीशा पिघलाकर इनके कानों में डाल दिया जाता था। तो रिस्ट्रिक्शंस होती थी ऑन द बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट। अब इतनी गंभीर तरीके से रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस आज भी हैं। ठीक है, सारी नहीं है इनमें से, लेकिन कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस आज भी होती हैं, कि जैसे अनटचेबल्स या शूद्र जो हैं उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि समाज के अंदर दे विल डू द वर्क ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। एंड व्हाट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग? ये गटर नाली वगैरह साफ करना। अब सारा का सारा ये जो गटर नाली के अंदर, सीवेज के अंदर जो पूरा का पूरा जो कचड़ पट्टी है वो तो हमारे घर से गया है, हमारे वॉशरूम से गया है, साफ कोई उसे और कर रहा है। थैंकफुल होने की जगह लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि इसे टच नहीं करना, इससे दूर रहना, नहाने के बाद इसे छूना नहीं, इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना, आप पवित्र हो जाओगे। तो ये रिस्ट्रिक्शंस आज भी चलती हैं। गांव में जैसे ये प्रचलन काफ़ी देखा जाता है कि अगर आप एक हायर कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसी सामाजिक व्यवस्था उसके हिसाब से, अगर आपकी कास्ट हाई है और किसी पर्सन की लो कास्ट है, और मान लो इतनी लो कि वो पर्सन शूद्र है या फिर अनटचेबल है, तो लोगों का दोगलेपन का व्यवहार ऐसा होता है कि अगर आपके घर में पकौड़े बने हुए हैं, कुछ खाने पीने का सामान बना हुआ है, चाय बनाई है आपने शाम की, तो वो जो काम करने आ रहा है पर्सन, उसकी लो कास्ट होने की वजह से आप उसको जो एक तो ज़मीन पे बैठाओगे, अखबार का एक पन्ना फाड़कर उसमें आप उसको चिप्स या फिर पकोड़े जो हैं, या जो भी आपने पापड़ वगैरह बना रखे आप उसको उसमें सर्व करोगे। चाय भी हो सकता है डिस्पोजेबल ग्लास में दो, या फिर उनका एक सेपरेट ग्लास जो है वो बना दो, उनकी सेपरेट थाली, चम्मच और ग्लास। ये करते हैं हमारे देश में लोग। अब मुझे बताओ, इसमें आज भी रियलिटी है कि नहीं है, या फिर ये सारी बातें मैं जो कह रहा हूं अब इन्होंने रेलेवेंस खो दी इन सब बातों ने? ऐसा नहीं होता। बताओ, होता है कि नहीं होता आज भी ऐसा? है ना? क्योंकि मैंने आपको ना पॉलिटिकल साइंस में एक चीज समझाई थी, अगर आपको याद हो, सोशल इनइक्वालिटीज, सामाजिक असमानताएं अगर
समाज में बहुत टाइम से प्रचलित होती चली आ रही हो। सोशल इनइक्वालिटीज अगर लंबे समय तक समाज में डेरा जमाकर बैठी हुई है और समाज के अंदर उन्होंने अपनी गहरी जड़ें कर ली हैं, तो सोशल इनइक्वालिटीज आने वाली जनरेशन को या फिर बहुत दशकों तक, सेंचुरीज तक जब वो प्रचलन और प्रक्रिया चलती रहेंगी बार बार, समाज के लोगों को इट विल अपीयर एज नेचुरल इनइक्वालिटीज कि भगवान ने ये शायद से कर भेजा है, ये भगवान की मंजूरी है कि कुछ लोग हाई कास्ट के लोग होते हैं, कुछ लो कास्ट के लोग होते हैं। अगर आप हाई कास्ट में पैदा हुए तो आपको प्राउड फीलिंग होनी चाहिए, लो कास्ट में पैदा हुए तो पिछले जन्म के कुछ पाप होंगे, इस वजह से ऐसा हुआ है। और ये नियति है, ये कुदरत की व्यवस्था है, इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अदरवाइज हम भगवान की, ईश्वर की तौहीन कर रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं। अब लोग जो है इसको भगवान के साथ या फिर धर्म के साथ क्यों एसोसिएट करने लग जाते हैं कि हम अनादर कर रहे हैं भगवान का, अगर ऐसा ना करके, क्योंकि वो एक सामाजिक असमानता है, इतने सालों तक चली, इतनी सेंचुरीज तक चली, इतनी दशकों तक चली कि आज वो लोगों को अपीयर होती है नेचुरल इनइक्वालिटी। तो देयर आर सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड दे कंप्राइज ऑफ restrictions which is based on content, dress, speech, rituals। और ये हर एक कास्ट ग्रुप के ऊपर जो है वो प्लेस करे जाते हैं कि आप क्या पहन सकते हो, कैसी आपकी बोली होनी चाहिए, कौन कौन से रिचुअल और रिचुअल्स और ट्रेडिशंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते हो। तो इट वॉज डन इन ऑर्डर टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप। अब ये सब कुछ देखो साइकोलॉजिकल ही है, वैसा तो लोगों की एक सोच ही तो थी, और वो सोच इतनी गहरी होती चली गई, इतनी गहरी होती चली गई कि लोग उसको सच में ये मानने लगे बिना वेरीफाई करे हुए कि हाँ शायद से सच में ही दे रखा है ये धर्म ग्रंथों के अंदर, सच में ही भगवान के ये वचन होंगे, सच में ही भगवान ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो है वो चाहते हैं। जब ईश्वर के टेक्स्ट, भगवान के साथ एसोसिएटेड जो टेक्स्ट हैं, जब वो ये क्लेम करते हैं, अभी हम ये मानते हैं कि भगवान तो कभी भेदभाव कर ही नहीं सकता, ये नीचता तो इंसानों की पहचान है, ईश्वर की पहचान थोड़ी ना है, खुदा की पहचान थोड़ी ना ये कि डिस्क्रिमिनेट करके देखना किसी को, एक इंसान को दूसरे इंसान से। लेकिन फिर भी ऐसी चीजों ने मानसिक रूप से इतनी गहरी पकड़ बनाई लोगों की बुद्धि में कि उनका जो पूरा का पूरा जो मनोविज्ञान का जो स्तर था, जो उनकी पूरी साइकोलॉजिकल जो फ्रेमवर्क था, जिस हिसाब से इंसान सोचता है, उसके बाद सोचने समझने की जो क्षमता आती है, वो पूरा जो है वो चरमरा कर रह गया। क्योंकि पास में लोग एजुकेटेड थे नहीं प्राचीन भारत के इतिहास में, और जहां पर लोग एजुकेटेड नहीं थे, धर्म एक बहुत बड़ी चीज थी, और धार्मिक ग्रंथों को खुद पढ़ना जानते नहीं थे, प्रीस्ट से पढ़वाते थे, और वो अपने प्रेस्टीज और हायर पोजीशन को मेंटेन करने के लिए तोड़ मरोड़ कर कैसे भी करके वैदिक संस्कृत के टेक्स्ट को कुछ भी बोलकर दे देते थे लोगों को। जैसे कि मैं आपको उपेंद्र सिंह के अंदर पढ़ा रहा था, और काफ़ी बार बता चुका हूँ अलग अलग चैप्टर्स के अंदर कि जैसे एक प्रचलन ये भी चलता था हिंदू समाज के अंदर के घर के आंगन में अगर तुलसी का पेड़, तुलसी का पौधा अगर आपने लगाया हुआ है, तो वहां पर शौचालय नहीं बनेगा, वहां पर टॉयलेट नहीं बनेगा। और ये मानसिकता तो आज तक प्रिवेल कर रही है और अभी तक करती हुई आ रही थी बहुत चरम स्तर पर। वो तो थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट कि इन्होंने एक काम आते आते सबसे पहले अच्छा करा था अपने फर्स्ट टेन्योर के अंदर, और इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, मैंने आपको बताई थी अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा। सेम प्रॉब्लम उसके अंदर भी बताई गई है यही। तो फॉर एग्जाम्पल लोअर कास्ट ग्रुप्स हैड नो एक्सेस टू वेल्स, वो कुएं तक नहीं जा सकते, कुएं का पानी नहीं निकाल सकते हैं, एंड दे वर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंटरिंग टेम्पल्स।
फिर है एंडोगेमी। जब हम कास्ट की डेफिनेशन को दोस्तों डिस्कस कर रहे थे तो हमने यहाँ पर एक टर्म देखा था, एक लाइन देखी थी, सॉरी, ये कास्ट कैन बी डिफाइंड एज हेरिडिटरी एंडोगेमस ग्रुप। और मैंने आपको बताया था एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा ग्रुप जिसको आप अपना मानते हो और उसी के अंदर शादी करना प्रेफर करते हो। तो मेंबर जो होते हैं एक पर्टिकुलर कास्ट के, एक पर्टिकुलर कास्ट की, यहां पर दूसरी कास्ट की बात नहीं हो रही है, सेम कास्ट के जो एक मेंबर होते हैं, ऐसा माना जाता है दे हैव टू मैरी विद इन देयर कास्ट ओनली। लेकिन आज के जमाने की वास्तविकता आप मुझे बताओ, सब लोग अपनी कास्ट में शादी करते हैं क्या? सारे लोग? ये चीज काफी रिजिड है क्या आज भी? जितना हमारे मम्मी पापा के जनरेशन में और उनके मम्मी पापा के जनरेशन में ये चीज जितना रिजिड थी, आज उतनी रिजिड है क्या? क्या आप सेम कास्ट में शादी करोगे? नहीं ना। तो इंटरकास्ट मैरिजेस जो हैं, ऐसे एंडोगेमस ग्रुप्स की जब बात होती है तो दे आर प्रोहिबिटेड। इंटरकास्ट मैरिजेस के ऊपर बंदिशें लगाई जाती हैं। लेकिन अर्बन एरियाज में ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, ये जो फिनोमेना है इंटरकास्ट मैरिज का, वो बढ़ता चला जा रहा है। और ऊपर से लोग जो है यहां पर एजुकेटेड हैं, तो लोगों के मन में एक ये भी एक आप कह सकते हो थिंकिंग पैटर्न चेंज होने लगा है कि सेम कास्ट के अंदर शादी करके अगर घर पे ही बैठना पड़ रहा है किसी को, या फिर अगर एक औरत ये समझे कि हमारा मर्द निकम्मा है, हमने कर तो ली सेम कास्ट में शादी, ये टैग तो ले लिया कि भाई हमने इंटरकास्ट मैरिज नहीं करी, घर परिवार की इज्जत जो है वो रख ली, ऐसी तो बातें कर करके ये मानसिकता बनाई गई है हमारे समाज की। तो मैं तो आपको रियल बातें बता रहा हूँ कि जैसे मैंने मान लो एक लड़की को समझाया गया, लड़की को समझाया गया कि अपनी कास्ट अपनी बिरादरी के अंदर ही शादी करना, चलो उसने कर ली, और कल को उसका जो गृहस्थ जीवन है उसके अंदर इतनी कलेश होती है, या फिर जो है किसी एक औरत का जो पति है वो बिल्कुल नहीं कमाता, या फिर एक पर्सन है उसकी जो वाइफ है वो सिर्फ एक हाउस वाइफ ही बनकर रह गई है, और उसको ये लगता था कि ये भी अगर शादी के बाद कुछ नौकरी करे तो डबल इनकम आएगी और अच्छी लाइफ जो है हम अपने आप को भी दे पाएंगे, अपने बच्चों को भी दे पाएंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। तो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों को ये लगता है ये कास्ट की, ये जो एंडोगेमस ग्रुप की जो पूंछ है, जो उसकी टेल है, इसको पकड़कर उसका टैग लेकर के हमने घर परिवार वालों की इज्जत रख ली है, अपनी ही बिरादरी अपनी कास्ट में शादी करी, और कल को बर्तन खटक रहे हैं हमारे घर में, कलेशें हो रही हैं छोटी छोटी बातों पर, तो क्या फायदा ऐसे टैग का और इस घमंड का कि हमने अपनी कास्ट के अंदर शादी कर रखी है। शहर में रहने वाला जो इंसान है वो अपने लाइफस्टाइल से और अपने पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो यहाँ पर धर्म और कास्ट वगैरह के एस्पेक्ट को इग्नोर ही करके रखता है अपनी लाइफ के अंदर। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब डेवलपमेंट आती है कहीं पर भी तो कास्ट का जो एस्पेक्ट है या डिस्क्रिमिनेशन का जो एस्पेक्ट है वो फीका पड़ने लग जाता है। लेट मी प्रूव दिस पॉइंट। गांव में लोगों के पास ज़्यादा काम धंधा होता नहीं है, तो उनका उल्टा सीधा दिमाग चलता है, और वो फिर हमेशा अपने एंशिएंट रूट से जुड़े रहना चाहते हैं। मैं यहाँ पर सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप जो है मॉरल पुलिसिंग का रोल निभाने लग जाते हो, और ये अक्सर अनपढ़ लोगों की पहचान होती है। जैसे एक क्वेश्चन भी आया था ना यूपीएससी के अंदर, हरियाणा के अंदर एक इलीगल पंचायत चलती थी जिसको हम लोग कहते थे खाप पंचायत, याद है? खाप पंचायत कि कपल जो है अगर वो लव मैरिज कर रहे हैं या फिर बिरादरी के बाहर शादी कर रहे हैं, या फिर वो कोई लड़का किसी लड़की को भगा कर ले गया और इस पंचायत के सामने अगर केस आया है, तो ये तो जुडिशरी से भी ज़्यादा आगे हो जाती थी पंचायत, ये तो फांसी की सज़ा दे देती थी लड़के लड़कियों को। तो फिर ऐसी पंचायतों को इलीगल माना गया और उनको रोका गया फंक्शन करने से।
तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, गांव में या कहीं पर भी जहां पर लैक ऑफ डेवलपमेंट होती है, लोग होते हैं खाली, बिजी होते नहीं अपनी लाइफ में, तो उल्टी सीधी चीज़ों में दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है और अपने पुराने ट्रेडिशंस को, जिस कट्टरता को, जो कट्टरवादी उनकी सोच होती है, उसको होल्ड करना बहुत पसंद करते हैं। शहर की अगर हम लोग बात करें, वहां पर है इंसान के लिए पैसे का मतलब है वहां पर टाइम, वक्त इज इक्वल टू मनी। तो कोई भी पर्सन अगर एक इंडस्ट्री चला रहा है, एक फैक्ट्री चला रहा है, एक फर्म चला रहा है, कोई एक इंटरप्राइज चला रहा है, कोई एक बिजनेस रन कर रहा है, उसको तो सिर्फ ये मतलब है कि कम से कम रुपए में वर्कर जो है वो काम करने को मान जाए और मेरा जो प्रॉफिट है वो दिन दुगना रात चौगना होने लगे। शहर में कभी भी इंडस्ट्रीज, बिजनेस ओनर्स कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे किसी को भी रखने से पहले कि तुम बताओ कौन सी, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम शूद्र तो नहीं हो, तुम्हारा धर्म क्या है। ऐसी बातें नहीं देखने को मिलेंगी आपको शहरी जिंदगी में, बहुत ही कम होगा इसका परसेंटेज एज कंपेयर टू अंडर डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री लाइक गांव। क्योंकि ऐसा देखा गया है, दुनिया में ये फिनोमेना ऑब्जर्व करा गया सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा। उनकी स्टडी ये कहती है कि जब जब किसी भी रीजन के अंदर डेवलपमेंट आती है तो कास्ट के फैक्टर ने जितनी जड़ें अपनी गहरी कर रखी होती हैं वो वीक बनती चली जाती हैं। फिर लोगों के दिमाग में कास्ट कास्ट कास्ट, बिरादरी बिरादरी बिरादरी, अपनी ही बिरादरी में अपनी कास्ट में शादी करना, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, वो वीक हो जाती हैं। अब आप ही मान लो कि अभी तक आपके घर परिवार वालों की सोच अगर ये कहती है कि आपको अपनी ही कास्ट और उसमें शादी करनी है, ठीक है, और आपके सामने दो रिश्ते हैं, मान लो प्राची के आपके फादर ये कहते हैं, खुशी आपके फादर ये कहते हैं कि बेटा अपनी ही कास्ट में शादी करना ना, आपकी अपनी ही बिरादरी में अपनी कास्ट में शादी कराएंगे। तो जिस लड़के से आपकी शादी की बात चल रही है वो महीने के कुछ 30-35 हज़ार रुपये कमाता है, एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता है और बस एक टैग उसका जुड़ा हुआ है कि वो आपकी बिरादरी आपकी कास्ट का है। वहीं पर आप जो है खुशी, प्राची, आप दोनों कल को बन जाते हो आईएएस ऑफिसर और लबासना में रहने के बाद आपका कोई एक बैचमेट जो है उसके मम्मी पापा आपके लिए शादी का प्रपोजल लेकर आते हैं, लेकिन उनकी कास्ट कुछ और है और वो लड़का भी एक आईएएस ऑफिसर है। आपके फादर और मदर की प्रेफरेंस अब किस पर जाएगी बताओ? वो पहले वाला पर्सन जो आपकी कास्ट से बिलोंग करता था जिसकी 30 से 35 हज़ार रुपये तनख्वाह है, या फिर अब जो दूसरी कास्ट से जो पर्सन बिलोंग करता है जो एक आईएएस ऑफिसर है? बताओ। दूसरी कास्ट वाले से ना जो एक आईएएस ऑफिसर है। क्योंकि समाज में कभी भी एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है, वो एक चीज को कभी इग्नोर नहीं करता। आप चाहे इसको अपॉर्चुनिटी कह लो चाहे कुछ भी कह लो, मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। प्राची या खुशी का जो फायदा था 35,000 वाली सैलरी वाले पर्सन से शादी कर वो कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीज का डंका बजाते रह जाते, हमने तो अपनी बिरादरी अपनी कास्ट में शादी कर रखी है, भाई उससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन जहां पर इन्होंने अदर कास्ट के पर्सन को चुना जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, और प्राची और खुशी खुद भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, अब उसके सामने जो पर्सन था ये बहुत वीक लग रहा था, ये इंसान बड़ा कमजोर लग रहा था, लेकिन सेम कास्ट का था। ये अदर कास्ट का पर्सन है लेकिन प्राची और खुशी का औहदा भी बहुत बहुत बढ़िया, और ये जो आईएएस ऑफिसर जो लड़का मिला शादी करने के लिए भी बहुत बढ़िया। तो यहां पर कास्ट का एस्पेक्ट तो उनके दिमाग के अंदर आया ही नहीं। अपॉर्चुनिटी किस बात की ली गई? सोशल स्टेटस बूस्ट हो जाता है इससे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ये कॉन्शियसली करा जाता है कि प्राची के पापा के मन के अंदर यही होगा,
उसका रिश्ता एक्सेप्ट करवाते वक्त कि आईएएस मिल तो गया है, क्या फ़र्क पड़ता है वो सरदार हो, वो मुसलमान हो, या किसी और जाति या कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी और वर्ण से बिलोंग करता हो। पॉइंट ये है कि यहां पर फ्यूचर में प्राची और खुशी के मम्मी पापा उनके फ्यूचर में एक फाइनेंशियल कंफर्ट के बारे में भी तो सोचेंगे। बताओ प्राची, ऐसा होगा कि नहीं होगा? सेम कास्ट को लेते हुए डंका थोड़ी ना बजाना है, क्या हो जाएगा उससे? फ्यूचर के फाइनेंशियल कंफर्ट के बारे में भी तो सोचेंगे। और अगर वही सोच रहे तो उसमें क्या गलत सोच रहे हैं? राइट? अब वो अगर इतना सोच पा रहे हैं तो इसके यानी कि माँ बाप लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं, रैशनल डिसीजन ले सकते हैं, या फिर पढ़े लिखे माँ बाप हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर लॉजिकल मेंटेलिटी, रैशनल मेंटेलिटी और जिस रीजन में डेवलपमेंट आती है, तो कास्ट का जो फिनोमेना होता है वो वीक होने लग जाता है उस समाज से और सामाजिक व्यवस्था से। और यही एक रीजन है कि अर्बन एरियाज के अंदर इंटरकास्ट मैरिज जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। फिर है छुआछूत, अनटचेबिलिटी। तो इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ऑस्ट्रेसिसाइजिंग। ऑस्ट्रेसिसाइजिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को स्टॉप करना। तो इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ऑस्ट्रेसिसाइजिंग अ ग्रुप बाय सेग्रीगेटिंग देम, उनको अलग कर देना, फ्रॉम द मेन स्ट्रीम बाय सोशल कस्टम। अब एक सोशल कस्टम ही तो होता है कि उसको नहीं छूना है, तो मुझे हाथ मत लगाओ, दूर से पानी लो, कुएं के पास मत जाना, कुएं से अगर तुम बाल्टी खींचकर पानी निकालोगे तो सम ड्रॉप्स फ्रॉम योर बकेट कैन पॉल्यूट द एंटायर वेल। ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार आपको याद है? मैंने आपको एक वैल्यू एडेड लेक्चर दिया था महात्मा गांधी के ऊपर, महात्मा गांधी विजिट इन चंपारण। याद है? वो जो मैंने आपको क्लास 12 की जो इंग्लिश की बुक होती है फ्लेमिंगो, उसके अंदर एक चैप्टर होता है इंडिगो। तो महात्मा गांधी की जो पहली विक्ट्री थी चंपारण सत्याग्रह, और भारत में जिस चीज़ से वो फेमस हुए, उसमें जब वो राजकुमार शुक्ला के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं, और राजेंद्र प्रसाद होते नहीं उस टाइम पर घर पे, तो होता क्या है कि जब वो उनके घर पे जाते हैं तो उनके जो नौकर होते हैं वहाँ पर गांधी जी की बहुत एक सरल वेशभूषा को देखते हुए, उनके ड्रेस कोड को देखते हुए जो कि काफ़ी सरल था, धोती वाला, तो वो कोई लोअर कास्ट का पर्सन समझ लेते हैं महात्मा गांधी को। उनको नहीं पता होता उनके नौकर को कि साउथ अफ्रीका से प्रैक्टिस कर कर आए हैं, इंग्लैंड से इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी हुई है। गांधी जी लेकिन फिर भी जो उनके साथ हो रहा होता है, जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही होती है, नौकर ना राजेंद्र प्रसाद जी के राजेंद्र प्रसाद वही जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, राजेंद्र प्रसाद जी के नौकर ना मना कर देते हैं गांधी जी को कि नहीं, कुएं से पानी मत खींचना। गांधी जी को प्यास लगी होती है, तो वो उन्हीं के घर में कुआं बना होता है, तो वो जाते हैं उसकी तरफ, तो नौकर रोक देते हैं उनको, नहीं, कहते हैं सम ड्रॉप्स फ्रॉम योर बकेट कैन पॉल्यूट द एंटायर वेल। गांधी जी सब कुछ सहन क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ये कास्ट का एस्पेक्ट, कास्ट का एंगल, अनटचेबिलिटी, ये छुआछूत वगैरह कितना ज़्यादा गहरा बसा हुआ है भारत के समाज के अंदर। और फिर उन्होंने जीवन भर ये भी प्रयास करा कि इन सब चीज़ों को वो लोगों को उदाहरण दे देकर ये बताएं, समझाएं कि अनटचेबिलिटी जैसी चीज़, छुआछूत जैसी चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए वो शूद्रों को क्या बोलते थे? चिल्ड्रन ऑफ गॉड। क्या टर्म दिया था महात्मा गांधी ने? हरिजन। और आश्रम में उनके साथ रहकर उनके साथ खाते थे, उनके जो वॉशरूम्स हैं वो क्लीन करते थे, लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि किसी और इंसान के साथ रहने से, उसको छूने से और उसको खाने से कोई अपवित्र नहीं हो जाता है।
ये सब कुछ साइकोलॉजिकल है, मानसिक रूप से बसा हुआ है लोगों के अंदर, ये समझाना चाहते थे गांधी जी। लेकिन आप सोच के देखो एंशंट पास्ट में दोस्तों कितनी गहरी पकड़ होगी, कितनी गहरी छाप होगी कास्ट के एस्पेक्ट की, छुआछूत की, इन सब चीज़ों की, सामाजिक व्यवस्थाओं की, कि कितने सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। आप जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, कितने सारे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में आप सुनते हो, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को जानते हो। लेकिन आज भी दोस्तों कास्ट का जो एस्पेक्ट है, ये छुआछूत प्रैक्टिस करना पूरी तरीके से आज भी नहीं मिट पाया है। तो कितनी गहरी पकड़ होगी, यानी कि एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ ऐसी है कि इसको पिछले 200-300 साल के अंदर काफ़ी लोग खींच चुके हैं, लेकिन अभी तक जड़ से नहीं उखड़ा है ये वाला पेड़। आज भी इसकी रूट जो है वो कहीं ना कहीं है जमीन के अंदर। और आपको लगता होगा सर कंटेम्प्रेरी टाइम में जब हम लोग मिसाइल्स की बात करते हैं, सैटेलाइट्स की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो उन सब में ये कास्ट का एंगल, अनटचेबिलिटी का एंगल कैसे जगह बना लेता है? आपके दिमाग में आता होगा ना कि सर ये कैसे जगह बना लेता है आज भी, जब लोग इतने मॉडर्न हो रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आगे जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, धीरे धीरे करके जो नई जनरेशन है वो तो इंस्टाग्राम वाली, स्नैपचैट वाली जनरेशन है, फिर भी ये कास्ट का एस्पेक्ट कहीं ना कहीं कैसे बसा हुआ है समाज के अंदर? उसका उसका एक आंसर है दोस्तों, पॉलिटिक्स। और मैंने आपको बताया था ना, दो बहुत भयंकर तरीके से वायरस लगे हुए हैं हमारे देश को। दो प्रकार के कैंसर हमारे देश को घेरे हुए हैं जो समाज को आगे बढ़ने से रोकते हैं, और मैं पढ़ाऊंगा आपको उसके बारे में। डैट इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो अनटचेबिलिटी जो है, इट वॉज अ कोरोलरी ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी कि जहां पर कास्ट आस्पेक्ट है, कास्ट सिस्टम है, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की बात हो रही है, तो वहां पर छुआछूत भी प्रैक्टिस होती थी। जहां पर जो अनटचेबल जो होते थे बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट ग्रुप्स, उनको इम्प्योर समझा जाता था और पॉल्यूटेड समझा जाता था। फिर और क्या फीचर था कास्ट सिस्टम के भारत के अंदर? मैनुअल स्कैवेंजिंग। दोस्तों क्या होता है मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब? मैनुअली सीवर साफ करना, ठीक है। और इंसान को अपने औहदे से गिरकर काम करना पड़ता है, दूसरों की कचरा पट्टी उठानी पड़ती है। मुझे अपना वॉशरूम साफ करना हो ना, तो मुझे 1% भी गिल्ट नहीं होगा कि भाई मेरा घर है, मेरा वॉशरूम है, मेरी वजह से गंदा हुआ है, तो अगर मैं वहाँ पर हार्पिक डालकर अगर संडास को साफ कर भी रहा हूँ तो क्या इसमें क्या हर्ज है। लेकिन दूसरों की कचड़ पट्टी या फिर दूसरों ने वॉशरूम गंदा कर रखा है, मैं क्यों साफ करूँ उसको जाकर? तो यहाँ पर इंसान की, सोच रहे हो कि कितनी आत्मा मरती होगी ये काम करने से। लेकिन आपको ये दिमाग में आया होगा कि सर फिर ये करी क्यों रहे, विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज वही एस्पेक्ट है इसका कि कास्ट ने या प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के कंसेप्ट ने इस प्रकार से इनकी ओल्ड जनरेशन के अंदर मानसिक रूप से पकड़ बनाई थी कि आज भी इनको लगता है ये नियति की, कुदरत की देन है, हमें यही काम करना चाहिए। और जो लोग अगर विरोध कर भी लें तो एक्चुअली क्या है कि जो शूद्र या फिर जो अति शूद्र जो कम्युनिटीज़ हैं ना, जो पास से लेकर अभी तक जो हैं आई हैं, चलती हुई आई हैं सामाजिक व्यवस्था के अंदर, वो ना काफ़ी वीक रह गई हैं एजुकेशन की टर्म्स में। तो और कुछ काम उनको आता नहीं है, और सारे लोग संस्कृताइजेशन कर नहीं पाए हैं। बहुत सारे लोग, इनमें से जो अधिकतर जो लोग हैं वो शहर थोड़ी ना आ गए हैं कि जहाँ पर कास्ट बेस्ड वायलेंस और ये सब देखने को आपको नहीं मिलेगा। वो आज भी गांव में रहते हैं जहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू रहती है। और क्योंकि और कोई काम और व्यवसाय कर नहीं सकते हैं, तो इसी चीज़ को अपनी नियति और कुदरत की दीन मानकर यही काम करते रहते हैं। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है, इट इवेंचुअली बिकेम अ कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान की कचड़ पट्टी को उठाता है फ्रॉम बकेट टॉयलेट्स या फिर पिट लेटरिन्स। इट हैज़ बीन ऑफिशियली अबॉलिश्ड बाय, क्योंकि एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया कि अगर आप मैनुअल स्कैवेंजिंग किसी से करवाते हो जबरदस्ती तो। अब आप कहोगे सर हमने तो देख रखा है हमारे उधर शहर वगैरह में कुछ लोग जो हैं वो आते हैं गटर के अंदर पूरा जाते हैं सीवेज वगैरह को साफ करने। विल के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाओगे। पास्ट में ये काम जबरदस्ती करवाया जाता था,
बहुत सारे गाँव में ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था लोगों से, ये कुछ रिसेंट ईयर्स पहले तक। जो 2013 में एक एक्ट आया था, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, इसके अंतर्गत ये एक पनिशेबल ऑफेंस है कि किसी एक इंसान को फोर्स करना कि वो दूसरों की कचरपट्टी उठाए या दूसरों का वॉशरूम जो है वो साफ करे। कास्ट बेस्ड वायलेंस इन इंडिया, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ कास्ट बेस्ड वायलेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरकास्ट मैरिज। अब इंटरकास्ट मैरिज आपने शहरी व्यवस्था को देखकर, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे यहाँ पर, कि जब से अर्बनाइजेशन हुआ है, वेस्टर्नाइजेशन आया, तो फिनोमेना इंटरकास्ट मैरिज का इंक्रीज होता हुआ है। लेकिन बहुत सारे घर परिवार के जो लोग होते हैं उनकी थिंकिंग होती है काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स, और उनको लगता है कि उनकी इज्जत उनकी बेटी ने डुबो दी, समाज में उनका मुंह कलंकित कर दिया उनके बेटे ने, कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो इसके चलते कास्ट बेस्ड वायलेंस हमें देखने को मिलते हैं। और ये कास्ट बेस्ड वायलेंस ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि दो कास्ट के लोग जो हैं वो जो है उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज अगर कर ली, लड़के या लड़की ने, और दोनों के बीच में चप्पल जूता लात और हथियार और तलवार चलने लग जाएगी। नहीं, बहुत बार ये चीज़ ना, जिसने शादी कर रखी होती है, कास्ट ए का लड़का कास्ट बी की लड़की भाग गए, इंटरकास्ट मैरिज कर ली, घर से भाग गए वो, इंटरकास्ट मैरिज कर ली, इनको ढूंढ कर इनकी किलिंग कर देना, जिसको हम लोग कहते हैं ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग समाज में अगर ये बढ़ता चला जाए, ये भी एक कास्ट बेस्ड वायलेंस है। खाप पंचायत यही तो करता था हरियाणा में। और इसके ऊपर मैंने आपको बताया भी था, आई थिंक मैंने इंडियन सोसाइटी के लेक्चर के अंदर ही आपको बताया था ना, धड़क मूवी के बारे में। अगर आप ये देखोगे धड़क, जानवी कपूर की और ईशान की, तो ये इसी के ऊपर बेस्ड है। और धड़क 2 जो है वो मूवी भी बन रही है, वो भी जल्दी आ जाएगी। वो भी अगेन उसके अंदर सेम ये ऑनर किलिंग का जो इशू है वो दिखाया जाएगा। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ कास्ट बेस्ड वायलेंस आर रिलेटेड टू इंस्टेंसेस ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, या जब बेसिक राइट्स की डिमांड सब दलित करने लग जाते हैं। जब दलित, मैंने आपको बताया ना, जैसे विरोध करने लग जाए कि हम क्यों मैनुअल स्कैवेंजिंग करें, या फिर हमारे पास भी तो बेसिक अधिकार होने चाहिए। और दूसरे जो कास्ट के जो लोग हैं उनको समझा रहे हैं, नहीं तुम इसी के लिए बने हुए हो, वर्ण सिस्टम के अंदर तुम लोएस्ट रंग पर आते हो, तुम धर्म ग्रंथों की और ईश्वर के द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था की तौहीन कर रहे हो। तो जब ऐसे भिड़ने लग जाए लोग, ठीक है, तो यहाँ पर इश्यूज कैसे कैसे आते हैं? लैंड राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस टू एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात के शहर ऊना में एक ग्रुप ऑफ दलित को जो है अटैक करा गया था when they had participated in the movement for demand of land ownership for दलित्स, कि उन्होंने जब इस हक की लड़ाई लड़ी कि यार हम कब तक दूसरों के खेतों में जो है सर्वेंट्स बनकर जो हैं काम करते रहे, थोड़ी सी ज़मीन हमारे पास भी होनी चाहिए ताकि हम जो है उस पर अपने आप को भी तो मालिक कह सकें, कुछ ना कुछ खेती बाड़ी खुद भी तो कर सकें, कुछ ना कुछ तो ग्रो कर सकें, ज़मीन का हिस्सा तो कम से कम हमारे पास। बस उन्होंने इसके लिए एक पीसफुल मूवमेंट रेज करी थी और उनके ऊपर बहुत बेरहमी से अटैक करा था अदर कास्ट ग्रुप के लोगों ने। अब जब इतना सब कुछ चलता है और पास में इनके साथ इतना कुछ हो चुका है, तो जैसे अगर नॉर्मल व्यवस्था चलती चली जा रही है, अगर हम नॉर्मल राइट्स हम भी एंजॉय करते हैं और ऐसे दलित को या जिनको पास में शूद्र कहा जाता था अगर इनको भी सेम राइट्स देंगे, तो ये तो जो गैप है अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में तो हमेशा सेम रहेगा।
क्या आप एक चीज़ से एग्री करते हो कि लोअर कास्ट के लोगों को हमें थोड़े से ज़्यादा रिसोर्सेस, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए एज कंपेयर टू वो लोग जो ऑलरेडी अपर कास्ट ग्रुप का टाइटल लेकर, ये टैग लेकर बैठे हुए और जिनके पास कभी ना पास्ट में कोई दिक्कत रही है और ना अभी है। लेकिन लोअर कास्ट को उठाने के लिए, शूद्रों और दलितों को उठाने के लिए समाज के अंदर, उनको उनका ओहदा दिलवाने के लिए, सारे डिस्क्रिमिनेशन रिमूव करने के लिए, आपको नहीं लगता कि हमें ज़्यादा रिसोर्सेस और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करके उनको जल्दी जल्दी समाज के लेडर के अंदर बढ़ाना चाहिए? अदरवाइज अगर वो धीरे धीरे आते रहे तो ये गैप तो हमेशा बरकरार रहेगा, हाँ या ना? तो मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर एक टर्म सिखाई थी, याद है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं एफर्मेटिव एक्शन, है ना? बहुत बार मैंने आपको बताया था ना कि काम इक्वालिटी से नहीं चलता, इक्विटी लानी पड़ती है। वो डायग्राम याद है इक्विटी वाला, वो 3 लोग स्टूल के ऊपर खड़े रहते हैं। अब इक्वालिटी के अनुसार इन तीनों को तो सेम रिसोर्स बांट दिए गए, लेकिन इसको तो नीड ही नहीं है ना ऐसे रिसोर्स की। ये क्या करेगा? अगर यहां पर देख रहे हो, जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी ही इनइक्वालिटी का कारण बन रही है। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन समझ रहे हो? यहां पर इक्वालिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज बांटे गए, सबको इक्वली बांटे गए, इक्वालिटी ही असमानता का कारण बन रही है, इनइक्वालिटी का कारण बन रही है। तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत बार इक्वालिटी से सब कुछ ठीक नहीं होता है, क्योंकि जिसके पास जो रिसोर्सेज है या जिसके पास जिस चीज़ की कमी नहीं है, तो उसको आप अगर वो चीज़ दे रहे हो तो फायदा क्या? जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा, क्योंकि जिसके पास सब कुछ है, अगर उसको एडिशनल रिसोर्स मिलेगा तो और आगे चला गया वो। और जिसके पास कुछ नहीं था, अगर उसको रिसोर्स मिलना जब शुरू हुए हैं, तो उसने तो जैसे स्टार्ट करा है सोशल लेडर के अंदर बढ़ना, तो इसको स्टूल की जरूरत नहीं थी, तो इसका रिसोर्स जो है वो इसको दिया गया। अब ये जो तीनों हैं ये मैच एंजॉय कर पा रहे हैं, और सबसे फेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसको, कि इसका छीना भी नहीं किया और इसको एडिशनल भी नहीं दिया गया। एक स्टूल से इसका काम चल रहा है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिसोर्स या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी जो इस पर्सन को देनी चाहिए थी, बीच वाले को जो रेड टी शर्ट पहना हुआ है, इसको मिल गई। तो यानी कि इक्वालिटी का फायदा देख रहे हो, इक्वालिटी के फायदे से ये वंचित रह गया, और इक्वालिटी के चलते इसको कुछ ज़्यादा ही फायदा मिल गया। तो इसका और इसका फासला तो हमेशा ही बरकरार रहेगा, हमेशा रहेगा। अगर एक रिसोर्स और दे दिया जाए तब भी नहीं पहुंच पाएगा यहां पर देखने के लिए, और जबकि ये तो इधर तक इसका सर पहुंच जाएगा। तो बहुत बार काम इक्वालिटी से नहीं, इक्विटी से होता है समाज के अंदर। तो जो पॉलिसी है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की, द सिस्टम ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन इंडिया comprises of a series of affirmative action measures such as reserving access to seats in various legislatures. affirmative action आप समझते हो ना, कि जब हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, और वो कैसे आता है, जब हम कास्ट की बात करते हैं तो रिजर्वेशन की फॉर्म है ना, कोटा या फिर रिजर्वेशन जिसको आप कहते हो कि सीट्स वगैरह रिजर्व करवा देना। तो वो सीट्स ऐसे शूद्र के लिए या फिर दलितों के लिए कहाँ पर रिजर्व होती हैं, जिनके साथ पास में डिस्क्रिमिनेशन हुई है, और अगर अब हमें उनको सोशल लेटर में अगर उठाना है या बढ़ाना है, तो इन लेजिस्लेचर्स, गवर्नमेंट जॉब्स, उनका एनरोलमेंट करवाना इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? तो एग्जांपल, एससी ग्रुप्स, शेड्यूल कास्ट ग्रुप्स आर गिवन 15% रिजर्वेशन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब आप इस चीज़ को सही बोलोगे कि गलत बोलोगे? ये रिजर्वेशन पॉलिसी सही है कि गलत है, ऐसी रिजर्वेशन देना? ये इंटेंशन सही है, क्योंकि पास्ट में से डिस्क्रिमिनेशन हुई थी, और इनको सोसाइटी में हमें जल्दी बढ़ाना भी है सोशल लेडर पर, क्योंकि ये विक्टिम्स रह चुके हैं पास्ट में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का। लेकिन जिस तरीके से ये रिजर्वेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जाती हैं, इसके अंदर डेफिनेटली एक चेंज आना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से रिजर्वेशन जो है, इतने सालों से जब रिजर्वेशन की जो पॉलिसी चली आ रही है, मंडल कमीशन के बाद ये सब कुछ हुआ था ना, जैसे ओबीसी वगैरह को, एसटी एससी को तो चलो पहले ही मिलता था,
लेकिन उसका फ़ायदा जो है जिनको मिलना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से उन सबको नहीं मिल चुका है, जो कि उसके असली हकदार हैं। और फेक सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवाकर या फिर जिन लोगों की ऑलरेडी हैसियत अच्छी है वो ऐसे सर्टिफिकेट्स का फ़ायदा उठाकर और उसको बनवाकर वो समाज के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुसना या गवर्नमेंट सर्विस के अंदर घुसना, वो अपॉर्चुनिटी पाते चले जा रहे हैं। और जो एक्चुअली में जिनके लिए पॉलिसी बनाई गई थी, जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, वो इन चीज़ों से वंचित रह जा रही है। सिस्टम रिफॉर्म्स लाने चाहिए हमें बिल्कुल, और उसके बारे में हम गवर्नेंस वगैरह के अंदर बात करेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे आनी चाहिए, क्योंकि ये तो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है। तो हम गवर्नेंस जीएस पेपर 2 के अंदर बात करेंगे कि ये सब कैसे चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।